हरिओम। हरिओम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। इसका हिंदी होता है सदिश राशि। ठीक है, और आपको बता दें कि यदि आपको वेक्टर नहीं आता है तो आप 11th क्लास में तो कुछ नहीं ही कर पाएंगे, 12th क्लास में और कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वेक्टर है, मान लीजिए आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन बनाना है, आपको वेक्टर नहीं आता है, क्योंकि वेक्टर का मतलब क्या है? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। फोर्स क्या है? वेक्टर है। उसका क्वेश्चन में डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा ही। आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन बना रहे हैं, मोशन इन वन डायमेंशन का, उसमें मोमेंटम है तो उसमें भी डायरेक्शन आएगा। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो जहां जहां वेक्टर क्वांटिटी है वहां पे आपको डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगा। और यदि उसके बारे में आपको नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। रोटेशनल मोशन हो गया, उसमें भी जरूरत पड़ता है। मतलब मैकेनिक्स में तो वेक्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन में जरूरत पड़ ही जाता है। और उसके बाद 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ले लीजिए आप। मैग्नेटिज्म जो है पूरा का पूरा, मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर आपका हो गया अल्टरनेटिंग करंट। ये सारा टॉपिक वेक्टर से ही बनता है। और इसके साथ साथ 12th क्लास में एक टॉपिक है मैथ्स में, वेक्टर एंड 3D। उससे 17 नंबर का सवाल आता है, 15 से 20 नंबर, वो भी आप इसी आधार पे कर पाएंगे। और मैथ्स और फिजिक्स में दोनों कॉमन है। ठीक है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं आज। वेक्टर का डेफिनेशन लिखाएंगे नहीं, आपको समझाते हैं। Vector is a physical quantity. The physical quantity which has both magnitude as well as direction. At the same time, it obeys or follows triangle law of vector addition / parallelogram law of vector addition. लिख ही देते हैं साथ ही साथ। The physical quantity, जल्दी से लिख देते हैं। The physical quantity having both magnitude and direction, and it follows triangle law of vector addition। कहीं कहीं लिखा रहता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन, आप लोग फैन चला लीजिए। वेक्टर एडिशन, ठीक है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। तो वेक्टर क्या है? ऐसा भौतिक राशि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी हो, साथ ही साथ वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करे। मतलब उसको जोड़ने के लिए हमको कौन सा लॉ को फॉलो कराएंगे? ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो आपके मन में तुरंत सवाल आया होगा, भैया वेक्टर दिखता कैसे है? तो देखिए उसका सिंबल ऑफ वेक्टर, सिंबल या नोटेशन ध्यान से समझिएगा। क्या है? मान लीजिए इसको हम ए वेक्टर बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? ए वेक्टर। ये जो एरो का लंबाई है, एरो का मतलब ये जो इतना लंबाई है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और ये जो है डायरेक्शन है। क्या ये? डायरेक्शन। जेएमएम का झंडा है, जवाहर झारखंड, ठीक दोनों देखो ना। मैग्नीट्यूड, इसका लंबाई मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो एरो है उसका डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है ना? देखिए ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है ना? अब मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, फर्स्ट क्लास। आप देख पा रहे हैं वेक्टर है। ये देखिए यदि ये ऐसे लिखा हुआ है तो स्केलर है। क्या है? स्केलर, क्योंकि इसमें केवल इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन। लेकिन यदि आप इस पे एरो दे देते हैं तो क्या हो गया? ये वेक्टर। क्या हो गया? वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आता है
उससे पहले हम और थोड़ा इसके बारे में चलिए देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर करते हैं। रिप्रेजेंटेशन के पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको बता दूं, आराम से समझिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे वो जैक बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। इससे काम क्या है? ये डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन। हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। ठीक है, देखिए कैसे। ये है आपका यूनिट वेक्टर। आई के ऊपर क्या है? आई के ऊपर ये आई यूनिट वेक्टर। क्या ये? आई यूनिट वेक्टर। इसमें आपका इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इसको लिखते हैं along x axis। यूनिट वेक्टर along x axis। along x axis क्लियर है? देखिए इसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन x axis। अब इसको j लिखेंगे, क्या होगा? यूनिट वेक्टर along y axis फर्स्ट क्लास। यूनिट वेक्टर along z axis फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब दूसरे तरह का वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर दूसरे टाइप का है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0। मैग्नीट्यूड क्या होगा? हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मजेदार चीज आएगा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक वेक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर है। आप देख रहे हैं दोनों का लंबाई सेम है, बनाओ थोड़ा आगे पीछे, लेकिन सेम। डायरेक्शन भी क्या है? सेम। तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। Having same magnitude and direction same magnitude होगा और डायरेक्शन, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। अब और मजेदार चीज, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव, इसमें क्या होगा? एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है। इसको ए वेक्टर बोल रहे हैं, इसको बी वेक्टर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, उल्टा है। एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है। हम लिखेंगे क्या? हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। देखिए इसको लिखेंगे, बहुत मजेदार चीज है। ये वेक्टर को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी। ये वेक्टर लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी। इसी में आपका छुपा हुआ है डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस। देखिए यदि ये वेक्टर इधर है, बी की तरह इधर है, तो बी को ये बनाना चाहते हो तो माइनस लगा दो। इधर प्लस, इधर माइनस, तो इधर ए, इधर बी, इधर बी है। तो यदि ए और बी में रिलेशन बनाना चाहते हैं, मान लो, समझो ध्यान से, ये आपका 1 है, अंदर क्या है? माइनस। ठीक है, अब तो 1 लिख दिया और इधर क्या? -1। इस -1 को 1 कैसे बनाओ? आगे में माइनस लगा देंगे। बात समझ में? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ए और बी में रिलेशन बताएंगे कैसे? a = माइनस ऑफ b। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, अलग अलग नहीं है, अपोजिट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर के बाद ये हो गया यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर और निगेटिव वेक्टर। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आपको बताएंगे ट्रायंगल लॉ के बारे में। ट्रायंगल लॉ समझिएगा, बहुत मजेदार चीज। और एक चीज बता दें, देखिए इसको बोला जाता है पुच्छी, टेल। क्या बोला जाता है? पुच्छी। गाय का पूछ होता है ना, सिंग भी होता है, इसको हेड बोलते हैं। क्या होता है? हेड। क्लियर है? ये टेल हो गया और वो हेड हो गया। ठीक है। ट्रायंगल लॉ बहुत ही आसान है। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ये आपका एक वेक्टर हो गया ए। अब ये स्केलर है, क्या ये स्केलर है? इसका एरो देंगे क्या हो जाएगा? वेक्टर। एक दूसरा हो गया बी वेक्टर। ठीक है। अब बोला कि इन दोनों को जोड़ो, तो देखो ये 2 + 2 बोले तो मुझे 4 होगा। 2 + 2 4 होगा। लेकिन आप बोले कि 2 न्यूटन + 2 न्यूटन को जोड़ो, क्या होगा? 2 + 2 न्यूटन क्या होगा बताइए? आप बोलेंगे 4 होगा। हम बोलेंगे 4 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 0 से लेके 4 के बीच में भी हो सकता है। बोलेंगे किससे भैया? अरे क्योंकि वो वेक्टर है, सदिश राशि है, तो वो वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। जैसे मान लो हम यहाँ खड़े हैं, कोई मेरे को इधर 5 न्यूटन से खींच रहा, कोई इधर 5 न्यूटन से खींच रहा, हम किधर जाएंगे? बीच में रहेंगे। नेट फोर्स 0, 5 न्यूटन + 5 न्यूटन 0 न्यूटन। लो, क्योंकि इधर मैग्नीट्यूड 5, इधर मैग्नीट्यूड 5, लेकिन डायरेक्शन अलग-अलग। कैंसिल हो गया। तो 5 + 5 यहाँ हो गया 0। नहीं समझा? अब इधर 5 खींच रहा है एक आदमी, दूसरा भी इधर खींच रहा है, तो अब हो जाएगा 10। 5 + 5 10। अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। यदि आप ऐसे खींच रहे हो, जबरदस्त खींचेंगे, कोई इधर खींच रहा है, कोई ऊपर खींच रहा है, तो ऐसे ना खींच। समझ आ रहा? मतलब कोई इधर खींच रहा है, कोई ऊपर खींच रहा है, तो कैसे ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री फोर्स, इधर फोर्स, बीच में 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो यहाँ पर जब वेक्टर को ऐड करिएगा तो एंगल देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? एंगल। उसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसको जोड़ेंगे तो पहला का टेल और दूसरा का हेड। तो ये हो गया आर। आर बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। इसको लिख सकते हैं a + b। क्लियर है? इसको ट्रायंगल लॉ, ठीक है। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कि वो जो क्या बोलते हैं जन्माष्टमी वगैरह में क्या करते हैं, हंडी फोड़ते हैं ना। तो एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ, दूसरा उसका सर के ऊपर खड़ा हो गया, पैर उसका सर पे रहता है, फिर उसके ऊपर कोई और चढ़ गया। यदि बोलेगा टोटल कितना हाइट हो गया, तो मेरा पैर से लेके जो सबसे ऊपर वाला होगा टॉप का हेड को पकड़ेंगे ना। तो पहला वाला का टेल पकड़े और सबसे जो लास्ट में उसका क्या पकड़े? हेड पकड़े। बस समझ आ रहा? तो इसी से पॉलीगन लॉ भी बना है। पॉलीगन लॉ देखिएगा, 1 2 3 4, ठीक है। कौन सा दिक्कत है? ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सबको चढ़ना है, हंडी फोड़ना है, यहाँ से आप पहुंचा दिया, आर ले लो। आर क्या हो जाएगा? ए + बी + सी + डी। क्या दिक्कत है? क्लियर है? इसी से पॉलीगन लॉ भी पढ़ लिया। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे मजेदार पैरेललोग्राम। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम। बहुत मजेदार है, इसका प्रूफ भी है, लेकिन हम कराएंगे नहीं अभी। आप लोग का स्कोप के बाहर है। मतलब स्कूल एग्जाम में प्रूफ पूछ लेता है, लेकिन बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे जेईई बोर्ड में तो प्रूफ पूछेगा नहीं, इस पे क्वेश्चन करेंगे। सीबीएसई वाले जो स्कूल एग्जाम होता है तो कभी-कभी पूछ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग भी चाहते हैं कि आप क्वेश्चन करो। यदि आप इसको समझ जाओगे तो प्रूफ भी कर ही लोगे, तो बहुत बड़ा बात नहीं है। ठीक है, समझने पे ध्यान दीजिए। देखिए, ये कहता है पैरेललोग्राम, ये एक वेक्टर है, बी जो है दूसरा वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट हम बताते हैं, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट दोनों के बीच में जा रहा था। ए वेक्टर बी वेक्टर, रिजल्टेंट किधर जाएगा? इसको हम बना देंगे पॉलीगन। क्या बना देंगे? सॉरी, पैरेललोग्राम। क्या बना देंगे इसको?
पैरेललोग्राम बन गया। ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ड्राइंग मेरा ज्यादा ही अच्छा है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। मान लेते हैं कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए और ये पैरेलल है, ए और ये पैरेलल, क्लियर। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा है, कितना है थीटा। थोड़ा सा एंगल के बारे में बताते हैं कि एंगल जो होता है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, उसके बारे में बताएंगे, समझिएगा मत। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल जब हम लेंगे तो हमेशा दोनों वेक्टर का टेल और टेल के बीच में, किसके बीच लेंगे, टेल और टेल के बीच। जैसे देखिए ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों के बीच में कितना डिग्री है, तो हम लिखेंगे 30 डिग्री। लेकिन अब आपके साथ गेम हो जाएगा, देखिएगा समझिएगा। ये ऐसे बना दिए और ये ऐसे बना दिए, अब बोले कि ये एंगल है 30 डिग्री। अब बताओ कितना एंगल होगा, देखो अब दोनों का हेड के बीच में 30 डिग्री है। एंगल किसके किसके बीच में होता है, टेल और टेल के बीच में होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण, ये 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 टेल और टेल के बीच फिर बन गया। अब और मजा आएगा, ये ऐसे है और इसको ऐसे रखते हैं, ये ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ये ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है। एंगल यहाँ पे 120, मतलब कितना एंगल बन रहा है, अब देखो एक वेक्टर का हेड है और एक वेक्टर का टेल है। हमको क्या चाहिए, दोनों का टेल चाहिए, तो तुम क्या करोगे, इसको उठा के इधर पटक दोगे, अरे इसको उठा के इधर आगे पटक सकते हैं ना, दोनों का टेल मिल जाएगा। यदि ये 120 है तो कितना आ जाएगा, 60। रैखिक युग्म, यस सर, एक ही लाइन में कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। तो समझ आ गया, एंगल हमेशा टेल और टेल के बीच में लेंगे, क्लियर। देख रहे हैं पहला का टेल और दूसरा का टेल यहाँ मिला हुआ है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। अब ध्यान से देखो, ये जो r है उसका फार्मूला होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट का फार्मूला है r, ठीक है। अब तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, टेंशन क्या लेने का, समझाते हैं। एग्जांपल देखो, कहता है कि मान लो क्वेश्चन एक फोर्स है 10 न्यूटन का और एक F1 है, F2 भी कितना है 10 न्यूटन, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो दोनों को जोड़ो, दोनों को अभी बताया आपको, वेक्टर को जोड़ने के लिए दोनों के बीच का एंगल पता होना जरूरी है। तो क्या होगा रिजल्टेंट, देखिए रूट अंडर a स्क्वायर मतलब tan का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब फिर tan का स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, cos 60 क्या होगा, हाफ है, cos 60 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 प्लस 100 200 इनटू, क्लियर है, कितना बचेगा 100, क्या है रूट अंडर 300, क्या है 10 रूट 3, 10 रूट 3, ये आपका रिजल्टेंट होगा। मतलब आप जब वेक्टर को जोड़िएगा तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पता होना चाहिए, ठीक है, यस सर। ये है। अब इसमें 3 केस आता है जो बच्चों को पता होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, वही स्पेशल केस है, उसको स्पेशल केस बोलते हैं, स्पेशल केस। जब थीटा 0 होगा तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। थीटा 0 मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम, इसका मतलब ए वेक्टर भी इधर जा रहा है, बी वेक्टर भी इधर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। थीटा 0 है तो मान लो इसको r इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos 0, 2ab cos 0। बताइए मेरे को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos 0 पर होता है, क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर से रूट
a प्लस b। हम बताए थे तभी 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, दोनों सेम डायरेक्शन। यस सर। तो टोटल कितना रहा 10। यस सर। अब मान लीजिए कि आपका ये 5 न्यूटन का और ये भी 5 का हो, तो 5 प्लस 10 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको लिखते हैं r मैक्सिमम, r a प्लस b। अब देखिए ये पहला केस हो गया, दूसरा थीटा हो जाएगा 180। कौन सा नेगेटिव वेक्टर, कौन सा वेक्टर नेगेटिव वेक्टर। एक मान लीजिए इधर जा रहा और अगला थीटा क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। यस सर। फिर आप रिजल्ट निकाल लो, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 का वैल्यू क्या आया -1। ठीक है। अब देखो तुम सोच रहे हो भैया कि ट्रिगो क्यों पढ़ाए थे, अब बात समझा, ट्रिगो क्यों पढ़ाया गया था। इसीलिए पढ़ाया गया था कि अभी तुम्हारे साथ एंगल खेलेंगे हम लोग, एंगल चोट मार बिल्लस नहीं, एंगल का वैल्यू नहीं पता रहेगा। अभी तो 180 आया, 180 पता चलेगा कैसे, 90 प्लस 90 कर लो, cos 90 प्लस 90 कर लो, तो क्या होगा फंक्शन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा sin 90 हो जाएगा। अब बताओ 180 रहेगा तो फंक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा। अरे भैया 90 प्लस 90 है, cos 90 प्लस 90, तो 90 में तो फंक्शन चेंज हो गया, sin 90 हो गया। अब 180 कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट है कि सेकंड है, सेकंड है, सेकंड खत्म हो रहा है वहां पे, तो वहां पे cos क्या होता है नेगेटिव, cos क्या होता है नेगेटिव, क्या होगा माइनस sin 90, sin 90 क्या होता है 1 होता है, माइनस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये सब चीज पता होना चाहिए। और तुमको अब जैसे बचपन में था 10 में तो 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू पता था, अब तुमको कितने तक पता होना चाहिए, कम से कम 80 तक पता होना चाहिए। समझ रहा भाई, बड़ा हो रहा है ना भाई, थोड़ा पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos 180 -1। अब a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, तो ये r मिनिमम हो जाएगा रूट अंडर a माइनस b का होल स्क्वायर, से रूट कट जाएगा, r मिनिमम आ जाएगा a प्लस सॉरी a माइनस b। अब आप थीटा 90 पे कर लेना, थीटा जब 90 डिग्री होगा, यहाँ पे जगह तो कम पड़ जाता है, हम लिख देते हैं पर थीटा जब 90 डिग्री होगा तो r जो होगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों cos 90 0 होता है, cos 90 क्या होता है, तो ये लग 0 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos 90 होता है 0। ये आपका थर्ड केस। कितना दूर समझ में आया फर्स्ट क्लास, आराम से इसको लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए भैया, हम साइड हो जा रहे हैं, फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है भाई, अब ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है x और ये है y, z इसके अंदर है, चलिए ये x और ये y, z ये चला जाएगा, ठीक है ना, देखिए ध्यान से ये x ये y और ये z। अब ये नेगेटिव x नेगेटिव y और z कहाँ जाएगा अंदर, कहाँ जाएगा, यदि हम मार्कर का मदद लें पेन का मदद लें तो ध्यान से समझिएगा बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए x y z क्या होता है। ये आपका पॉजिटिव x हो गया, ये पॉजिटिव y हो गया, अरे पॉजिटिव z हो गया, नहीं समझ में आया, पॉजिटिव x पॉजिटिव y पॉजिटिव, क्लियर। अब देखो ध्यान से देखना, देखो भैया दुर्गा माँ बनना पड़ेगा क्या, ये नेगेटिव x हो गया, ये वाला नेगेटिव x, ये नेगेटिव y और नेगेटिव, किधर हो जाए डायरेक्शन पता होना चाहिए, नहीं तो फिर तुमको कुछ बुझाएगा नहीं। फिर से नेगेटिव x नेगेटिव y नेगेटिव z, क्लियर। तो ये जो है x y z हम इधर मान लें, x पॉजिटिव x पॉजिटिव y पॉजिटिव z, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है मान लेते हुए x1 y1 और z1, तो
तो ये है ओरिजिन, इसको 3D ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? ये जो है सिंबल ये r वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे r छोड़ो, इसको o ले लेते हैं, इसको a ले लेते हैं, ठीक है? तो ये जो कोई पॉइंट का स्पेस में पोजीशन है, कोई पॉइंट का स्पेस में पोजीशन है, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं o a वेक्टर, o a क्या लिखेंगे? x1 i y1 j z1 a। x1 मतलब x में x एक्सिस में क्या है? ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, ये y का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, z का मैग्नीट्यूड और क्लियर बात? यही है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, इसको आप OA लिख लो कोई, ठीक है? अब यदि आप OA का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? मैग्नीट्यूड, इसको आप r वेक्टर लिख लो, अच्छा रहेगा। r OA को r मान लें, क्या मान लिए? r। तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन केवल ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान से देखना। r वेक्टर का नीचे मॉड लगा दिए, मतलब बगल में मॉड लगा दिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर हो गया, या आप ऊपर का डायरेक्शन हटा दिए तो भी क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? फार्मूला है इसका रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। क्लियर? ये आपका मैग्नीट्यूड। जैसे आपको बोलेगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, find the magnitude of vector A, ऐसे दिया 2y plus 3j minus 4k, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होगा? या तो ये होगा या तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का फर्स्ट का, वेरी गुड। कितना हो गया? 4 9 16, कितना हो गया? रूट 29, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब देखिए वेक्टर का तो कोई मैग्नीट्यूड होता नहीं है, डायरेक्शन ही होता है, तो हम लोग बताएंगे डायरेक्शन। तो एक टर्म आता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन समझिए। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? ये जो वेक्टर है x के साथ एंगल बना रहा, y के साथ भी बना रहा और z के साथ भी बना रहा, तो हम केवल x निकाल के दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये वेक्टर जो है इसके साथ मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है, कितना एंगल? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो आराम से, ये 90 डिग्री होगा। अब तुम देखो ये जो एरो का लंबाई है r पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर तो पता है, एरो का लंबाई क्या है? r। ये आपको पता है, मतलब हाइपोटेनस पता है, कर्ड पता है, बेस भी तो पता है, अरे x1 बेस नहीं पता है, x1 तुमको निकालना क्या है? बस एंगल निकालना है, क्या निकालना है? अब तुम बताओ, यदि तुम cos अल्फा लिखेंगे b by h, b by cos अल्फा, b हो गया x1 और h हो गया रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस, समझ में? ये जो r है, r वो क्या है? रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ठीक है? हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है? cos अल्फा। हमको क्या चाहिए था? अल्फा चाहिए था, अल्फा क्या हो जाएगा? देखिए cos इनवर्स x1 डिवाइडेड बाय, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि भैया क्यों बोल रहे थे मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ट्रिगो पता नहीं रहेगा तो यकीन हो जाएगा तुम्हारे सर, एक दिन और ट्रिगो क्लास लेंगे फंडामेंटल, ठीक है? इसी तरीके से y के साथ लिखेंगे तो बीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बीटा। कुछ होगा नहीं, आराम से cos इनवर्स लिखना, क्या लिखना? y1 x1 के लिए क्या आ जाएगा? y1, तुम पहले ऐसे लिखना, उसके बाद cos बीटा क्या होगा? y1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस z1। क्लियर? यस सर। और फिर यहाँ से बीटा निकाल लेंगे इसी तरीके से, फिर cos गामा, ये z के साथ बनाना, तो z1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। इसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, इसको l से डिनोट करते हैं, इसको m से और इसको n से। और सेम चीज आपको 12th में भी पढ़ना है, वेक्टर जो 17 मार्क्स आएगा मैथमेटिक्स में।
अब एक रिलेशन आता है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप जोड़ लीजिएगा, आ जाएगा। इसको घर में ट्राई करिए, देखिए हम ऐसे बता रहे हैं। x1 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, z1 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, ऊपर में हुई है, दोनों क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको घर में ट्राई करिएगा। l स्क्वायर प्लस m, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। क्लियर? cos को यदि sin में बदलेंगे तो भी कुछ आएगा, तो घर में ट्राई करिएगा। cos को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। सब 1 उधर चल जाएगा, अरे सबको उधर भेज दिए, उसको इधर ले आइए, तो आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। एक तो 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाएगा और एक 1 कैंसिल हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला है, ये सब 12th क्लास में भी काम आएगा, वेक्टर और 3D में। जिनका भी मैथ्स है वो अच्छे से इसको पढ़िए। तो ये आप सीख गए क्वेश्चन से, इसका डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। x1 का वैल्यू क्या है बाबू? x1 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू 3 और z1 का वैल्यू -1। और बात ये तो पता ही है, ये क्या है? √20। क्लियर? अब एक छोटा सा बात बता देते हैं, रिप्रेजेंट कर लिए। अब आपको जोड़ने सिखाते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आसान है, देखिए जैसे a वेक्टर है 2y प्लस 3j माइनस 4j, चलिए b वेक्टर है 5y माइनस 6j प्लस 5k प्लस a प्लस b क्या हो जाएगा? i को i के साथ जोड़ेंगे, i को 2 प्लस 5 9। क्लियर? 3 माइनस 6, क्लियर? यस सर। माइनस 4 प्लस 5, क्लियर? यस सर। हो जाएगा ये 7i माइनस 3j प्लस 3 प्लस 8। ये आपका एडिशन है। सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन आराम से देखिएगा। यदि आपको बोले a माइनस b निकालो, कर ले, देखिएगा क्या होगा? a है 2 माइनस b, अरे 2 माइनस 5 प्लस 3 माइनस माइनस 6। क्लियर बात? यस सर। घटा रहे हैं, 3 में से -6 को घटा रहे हैं, 3 माइनस माइनस 6, नॉर्मल से नहीं घटा रहे हैं, बस डायरेक्शन देते जा रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे? -4 माइनस 5। क्लियर? यस सर। 2 में से 5 जाएगा -3i प्लस 9j माइनस 9। क्लियर? अब गुणा भी करना सीख लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय कांस्टेंट के। ठीक है? हमारे लोग ये वेक्टर दिया हुआ है i माइनस j प्लस k। ठीक है? x1 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू क्या है? -1, z1 का वैल्यू 1। यदि बोले कि आप 3a बताओ, क्या बताओ? 3a। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। 3i माइनस 3j प्लस 3a। आज आपको हम फंडामेंटल्स बता दिए। अगले वीडियो में लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, उससे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत मजा आएगा। अभी तक कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है? तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जल्दी हम लोग इसका पार्ट 2 डालेंगे और उसमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए हरिओम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।